भारत के प्रधानमंत्री का कोई भी कृत्य गंभीरता बड़ा कृत्य नहीं है, और जब उनका कोई कृत्य गंभीरता भरा है ही नहीं है तो मैं नहीं समझता इतिहास के किसी भी विषय पर वो गंभीर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भीमा कोरेगांव जैसी महान घटना से ऐसे एक सामान्य एक दिन भी मिले, सम्मान से अगर मिलता है उसको जियो। इसलिए अपमान के विरोध में लड़ाई लड़नी चाहिए। वी हैव ए फंडामेंटल राइट टू अगेंस्ट एनी इनजस्टिस। इतिहास के सबसे बड़े अगर कोई दुश्मन है तो इस देश के ब्राह्मण क्षत्रिय लोग ही हैं। मेरी इस बात को लोग बहुत गैर जिम्मेदाराना नहीं लेंगे। इतिहास को पढ़ो। अगर हमारे लोग देशभक्त नहीं होते तो वो बात ये क्यों कहते कि हम आपके साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जनवरी, जी हाँ, 1 जनवरी सन 1818 को भीमा कोरेगांव युद्ध हुआ और वो युद्ध इस देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हुआ। तो हमारे साथ में है एडवोकेट BM सिंह जी। मैं उन्हीं से जानना चाहूंगी कि जो भीमा कोरेगांव है, जिसको किस बहुजन समाज का बहुत बड़ा तबका शौर्य दिवस के रूप में मनाना चाहता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? निश्चित रूप से यह हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हर 1 जनवरी को उस पवित्र स्थल पर जाया करते थे, और वो स्थान हमारे लिए वो प्रतीक है जो हमें बताता है, एहसास कराता है कि भारत के मात्र 500 योद्धाओं ने 30,000 पेशवाई लोगों को युद्ध के मैदान में परास्त किया। ये उनकी शक्ति का प्रमाण है कि भारत में बहुजन समाज के लोगों को जो कमज़ोर बताया जाता है, इस बात का इतिहास है कि उनकी शक्ति किस लेवल की है। बिल्कुल सही कहा। हमने इतिहास भी पढ़ा और बहुत सारे लोग इतिहास को जानते भी हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो 28,000 पेशवा थे, जिन्होंने कि 500 महारों को मतलब बुरी तरह से जो एक व्यवस्था दी हुई थी, खासकर उस समय जब अशोक शासन काल चल रहा था, बुद्ध का शासन काल चल रहा था, तो उस समय किस व्यवस्था को दूर करने के लिए उन महारों ने ऐसा कौन सा आंदोलन किया या ऐसी कौन सी गतिविधियाँ रही जिससे कि उन्होंने इस युद्ध में विजय प्राप्त की? मैं भारत के इतिहास के बारे में केवल आपको 2 बात बता दूं। भारत का जो बहुजन समाज है और ख़ास तौर से उसमें जो अनुसूचित जाति जनजाति का समाज है, ये भारत की मार्शल कौम है। मार्शल कौम मतलब भारत की सुरक्षा में हमेशा वो आगे रहे हैं। तो जिन लोगों ने अत्याचार किया पेशवाओं ने, तो उन्होंने उनको गुलाम बनाने की योजना बनाई, और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ भारत के समस्त लोगों को नहीं, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ने का और उस अन्याय को खत्म करने का अधिकार होता है। उसी के लिए उन्होंने इतना बड़ा युद्ध लड़ा। और आप जानते हैं कि इतने बड़े युद्ध में 28,000 लोगों के सामने कहीं नहीं टिकते 500 लोग, लेकिन इतिहास बताता है कि 28,000 लोगों को उन्होंने नाको चने चबा दिया। जो आज हम 56 इंच सीने की बात करते हैं, खासकर इस देश के प्रधानमंत्री को संज्ञा दी जाती है कि 56 इंच का सीना, अगर हम इतिहास में जाएं और उस घटना को उठाकर देखें भीमा कोरेगांव की को, तो जो 28,000 पेशवा थे और 500 महार थे, तो उनके एक एक हिस्से में 56 लोग आए थे। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये जो एक 56 इंच की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं ये उस आंदोलन से तो नहीं ली गई। मैं समझता हूँ कि वैसे भारत के प्रधानमंत्री की किसी भी बात को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भारत के वो प्रधानमंत्री कम नज़र आते हैं। मुझे लगता है कि वो मीडिया में दिखने वाले एक पात्र ज़्यादा नज़र आते हैं। अब वो 56 इंच भी बता देते हैं, 36 इंच भी अपना सीना बता देते हैं। मेरा उनके बारे में केवल इतना कहना है कि जो व्यक्ति गंभीर हो उसके बारे में कुछ गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री का कोई भी कृत्य गंभीरता बड़ा कृत्य नहीं है, और जब उनका कोई कृत्य गंभीरता भरा है ही नहीं है तो मैं नहीं समझता इतिहास के किसी भी विषय पर वो गंभीर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भीमा कोरेगांव जैसी महान घटना से ऐसे एक सामान्य व्यक्ति का नाम जोड़ा जाए। हो सकता है वो आज फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन गंभीरता से लेने का कोई विषय नहीं है उनके लिए। 2018 में 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जब लोग वहां पर शौर्य दिवस मनाने गए थे, तो वहां पर एक संभाजी भिड़े जो कि हिंदू संगठन के बहुत बड़े नेता कहे जाते हैं और अपने आप को हिंदुत्व का रखवाला कहते हैं, तो उन्होंने जब वहां पर भीमा कोरेगांव लोग पहुंचे थे, तो बहुजन समाज के बहुत सारे लोगों पर उन्होंने एक तरह से मतलब हमला भी करवाया और हमारे हजारों लोग वहां पर सलाखों के पीछे भी गए और आज भी वो सलाखों के पीछे ही सड़ रहे हैं। तो ऐसे हिंदू संगठन के नेताओं के बारे में आपकी राय क्या है? मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को भारत के संविधान की शक्ति नहीं मालूम है वो पढ़कर देखें। आर्टिकल 13 के अंदर सीधी बात स्पष्ट की गई, कोई भी परंपरा, कोई भी इतिहास जो भारत के संविधान का विरोध करता है, कोई भी परंपरा हो, निश्चित रूप से उसका विरोध करना चाहिए। संभाजी भिड़े जैसे जो लोग भी हैं, जो हिंदू संगठन के नाम से भारत में जो कोई गतिविधियां संचालित करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि भारत की जनता ऐसे लोगों को समर्थन करती है।
तो ऐसे लोगों को समर्थन का कोई कार्यक्रम नहीं है, चाहे वो जो हो। संभाजी भिड़े की मैंने कई चीजें भी सुनी और पढ़ी भी हैं। वो लगातार मतलब संविधान को दरकिनार करते हुए मनुस्मृति का समर्थन करते हैं और इसी मनुस्मृति का समर्थन 2014 में खुले मन से नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था। और एक संवैधानिक पद पर हैं, अगर एक व्यक्ति संवैधानिक पद पे होते हुए इस तरह से एक मनुस्मृति का समर्थन करता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से अगर भारत की न्यायपालिका, भारत का प्रशासन यदि सशक्त होता और अगर वो निष्पक्ष होता तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी। मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि ऑफेंस इज ऑफेंस, हूएवर हैज बीन कमिटेड बाय दिस ऑफेंस। भारत का संविधान ऊपर है, व्यक्ति ऊपर नहीं है। और भारत के संविधान के रहते हुए अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत किया, एफआईआर होनी चाहिए थी। हाँ, ये हमारे लिए अफसोस की बात है कि लोग भारत में भारत के संविधान को ऐसे प्रधानमंत्री जो बहुत ही हल्के किस्म के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे व्यक्ति के द्वारा ये बात कही जाती है, तो निश्चित रूप से वो इग्नोर करने के लायक है। कोई गंभीरता का विषय नहीं है ऐसे लोगों का। 2018 में अगस्त के महीने में हमने सबने देखा, आपने भी देखा होगा, परिचित होंगे इस घटना से, कि जब संसद भवन की जड़ में ही खुले रूप से जो संविधान है उसकी प्रतियां जलाने का काम किया और हमारे देश के प्रधानमंत्री मौन बनकर रहे। तो इस पर क्या कहना है? मैं प्रधानमंत्री से ज्यादा तो भारत की न्यायपालिका को कहना चाहता हूं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया है वो दिल्ली में है, दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली में है। और भारत का संविधान उनको शक्ति देता है, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, सभी को। तो सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के तहत शक्ति ले रहा है, उसी के संविधान की प्रतिमा जल रही है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुमो एक्शन लेना चाहिए था। हाँ, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाद में उस आदमी की एफआईआर हुई, एक्शन हुआ और उसको कार्रवाई हुई, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है, उसको सिटीजनशिप उसकी समाप्त होनी चाहिए थी। बिकॉज देयर इज द प्रोविजन, हु पर्सन हैव नो एनी फेथ विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ही इज नॉट लायबल टू बी लिव इन इंडिया। तो क्या कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, जो इसकी जितनी जजमेंट आती है वो कहीं ना कहीं सरकार के प्रभाव से प्रभावित होती है? मैंने एक बात आपको स्पष्ट कर दूं इस स्थिति में, क्योंकि भारत में न्यायपालिका में जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद पर निर्भर है। तो ऐसे लोग ही जब न्यायपालिका में होंगे तो निश्चित रूप से निष्पक्षता से निर्णय देने की उनकी पोजीशन वर्तमान में मुझे नहीं लगती कि है, इसलिए इसको बदलना होगा। वकील साहब, हमें ये बताएं कि जब इस देश में मतलब अंग्रेजों का शासन चल रहा था और उस समय जो पेशवाइयों के द्वारा इस देश के बहुत बड़े तबके पर शोषण किया जा रहा था, तो उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए पेशवाओं से गुहार लगाई कि भाई हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन पेशवाओं ने साफ साफ मना किया था कि आप दलित हो, शूद्र हो, अछूत हो, नीच हो, हम कभी भी आपको बराबरी का दर्जा नहीं दे सकते और भूल जाइए कि हम आपके साथ में अंग्रेजों के साथ में युद्ध लड़ेंगे। तो इस पर क्या कहना आपकी? मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास के सबसे बड़े अगर कोई दुश्मन हैं तो इस देश के ब्राह्मण क्षत्रिय लोग ही हैं। मेरी इस बात को लोग बहुत गैर जिम्मेदाराना नहीं लेंगे। इतिहास को पढ़ो। अगर हमारे लोग देशभक्त नहीं होते तो वो बात ये क्यों कहते कि हम आपके साथ लड़ना चाहते हैं? अरे उन्होंने मांगा ही क्या था? यही मांगा ना, सम्मान की जिंदगी मांगी ना। उन्होंने कहा हमारे गले से आप आंडी उतार दो, हमारे पीछे से झाड़ू खोल दो और हम आपके लिए लड़ेंगे, अंग्रेजों को हराएंगे। लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि इस देश में जो लोग आज देशभक्त बनते हैं, उन देशभक्त लोगों ने कहा कि हांडी भी नहीं उतारेंगे, तुम्हारा झाड़ू भी नहीं हटाएंगे। ऐसे लोगों को तो काला पानी दिया जाना चाहिए था। हमारे लोगों ने अगर अंग्रेजों की सहायता लेकर अपनी गुलामी को दूर किया, निश्चित रूप से सही किया। बिल्कुल। तो इसी कड़ी में दूसरा सवाल मेरा यही भी बनता है कि जो महार लोग थे वो अंग्रेजों के पास गए क्योंकि वो चाहते थे, अपनी समानता चाहते थे, अपना सम्मान चाहते थे, आत्मविश्वास चाहते थे। लेकिन जब पेशवा लोग इन्हें ये चीजें नहीं दे रहे थे और एक तरह से उनको धुतकारा गया, तो वो अंग्रेजों के पास गए और उन्होंने साफ साफ यही शर्त रखी कि अगर हम आपका इस युद्ध में साथ देते हैं तो आप हमारे लिए जो व्यवस्था बनी हुई है उससे कैसे निजात पाएंगे। तो इस पर क्या कहना है कि उन लोगों ने इनका साथ देकर उस विजय भी हासिल की इस युद्ध में और उनको एक तरह से सम्मान भी दिलवाया। तो क्या कहना है आपका? देखिए, इंसानियत को हासिल करने के लिए, समानता हासिल करने के लिए, इज्जत हासिल करने के लिए मुझे नहीं लगता किसी का भी साथ मिले और आप उस जिंदगी को इनकार कर दो। मैं एक क्वेश्चन करता हूं, काउंटर क्वेश्चन। मान लो हमारा ये आदमी दुश्मन है और हमारी इज्जत आज खतरे में है, हमारी बहन की, हमारी बेटी की, हमारी पत्नी की। वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना सही, अगर हमारी इज्जत को काम सफल सुरक्षित रखने में अगर हमारी मदद करता है तो आप क्या कहोगे? हमने गलत किया? अरे इज्जत लूटने वाला दुश्मन है असली। इसीलिए अगर अंग्रेजों ने हमारी इज्जत को, मैं अंग्रेजों का समर्थक नहीं हूं, लेकिन हमारी हांडी हटाने में, हमारी अगर झाड़ू की पूंछ हटाने में अगर अंग्रेजों ने मदद किया तो निश्चित रूप से हमने मदद लिया, एकदम सही किया। वकील साहब, आज वर्तमान में हम देखते हैं जब बहुजन समाज की बहन बेटियों पर, बहुजन समाज पर किसी भी तरह का अत्याचार व शोषण होता है तो लोग ये कहकर टाल देते हैं कि ये तो दलित है, शूद्र है या अछूत है, इन पे तो अत्याचार होंगे। तो ऐसे उन दबे कुचले लोगों को आप किस तरह से प्रेरणा देना चाहेंगे, खासकर उस महार की घटना को लेकर?
मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे तमाम महापुरुषों ने एक ही बात कहा और मैं भी इस बात को मानता हूँ, जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, महान होनी चाहिए। सम्मान का एक दिन और आपकी 100 साल की जिंदगी बराबर होती है। मेरा मानना है अगर हमें एक दिन भी मिले, सम्मान से अगर मिलता है, उसको जियो। इसलिए अपमान के विरोध में लड़ाई लड़नी चाहिए। वी हैव ए फंडामेंटल राइट टू अगेंस्ट एनी इनजस्टिस, इसलिए हमें बिल्कुल लड़ना चाहिए। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ में एडवोकेट बीएम सिंह जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से बहुजन समाज अगर अपनी एकता का परिचय देते हुए अपने आत्म सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़े, तो वो दिन दूर नहीं होगा जो वो देश की सत्ता पर भी काबिज होंगे और जो मनुवादी लोग हैं उनको धूल चटाने का काम भी करेंगे। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से